हेलो एवरीवन, आप सभी का क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सेक्शन सी तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका ए इन्वर्स निकालना है और फिर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा एडजॉइंट निकालने का। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स का। ठीक है, और फिर हमें एक कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगी और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल देंगे। ठीक है, तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम C11 निकालते हैं। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, और C12 निकालोगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, और C13 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार C21 निकालना है, C22, C23। तो C21 कितना आ जाएगा? -6, और C22 कितना आ जाएगा? 3, और C23 0। ठीक है, और फिर हमारा जो लास्ट रहता है C31, C32, C33। तो ये कितना आ जाएगा? -6, -3, -4। ओके, और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, 0 + 6, -2, 0 + 3, -3, 4, -0। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6, -6, -12। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया -12, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -12 पता चल गई, तो हम यहाँ -12 लिख देंगे और बच गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? 6, -3, 4, -6, 3, 0, -6, -3, -4। ठीक है, मैंने यहाँ साथ में ही ट्रांसपोज करके लिख दिया। ठीक है, तो अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? ये -6, 6, 6, 3, -3, 3, -4, 0, 4। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया? ए इनवर्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो ये हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन थी, यहाँ से हम इसको AX = B के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? A इनवर्स B। ओके, तो x = A इनवर्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है ये। तो 1/12 -6, 3, -4, 6, -3, 0, 6, 3, 4। और b की वैल्यू कितनी है? देखो b क्या होता है? ये होता है b 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3। ओके, और जब हम यहाँ से a लिखेंगे तो a क्या होता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कितना है? 1, 2, 1, 2, 0, 2, -3, -3, 0। ठीक है, तो ये हमारा a है। तो जो a है ना, वो देखो यहाँ पे दिया भी है इन्होंने। ठीक है, वो सेम है। तो हमने यहाँ b की वैल्यू पुट कर दी, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x = 1/12। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 24, 6, 8। ठीक है, अब 12 से अंदर डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/2, और ये कितना हो जाएगा?
8/12 तो 2/3 हो जाएगा। ओके, तो x क्या होता है, x जो होता है वो XYZ होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 2/2 2/3। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई XYZ की, x की आ गई 2, y की आ गई 1/2 और z की आ गई 2/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये 32 का ही बी पार्ट है। तो इसमें हमें इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है और फिर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सपोज करो ये ए है और ये बी है, तो सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 67 0 0 0 67 0 0 0 67। ओके, तो ये बेसिकली 67 अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लें तो क्या मिला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 67 आई आ गया ए बी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए इनवर्स निकालना होगा, तो हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड। ओके, तो कितना मिलेगा हमें, ये ए इनवर्स ए बी हो जाएगा और ये 67 ए इनवर्स आई हो जाएगा। ये कितना हो गया ए इनवर्स, और इधर से ये कितना बन गया आई, और आई इंटू बी करोगे तो आपको बी मिलेगा। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/67 बी। ओके, तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/67 और बी की वैल्यू हमें मालूम है, देखो ये पूरा बी है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, कितनी है -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1। ओके, तो ये हमें ए इनवर्स निकल गया ये। और यहाँ से जब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ax = b के फॉर्म में लिखोगे तो x = आएगा a इनवर्स b। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, देखो b की जो वैल्यू है ना वो है कांस्टेंट वाले सारे टर्म्स, ठीक है। तो ये -4 2 11, तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। और a जो होगा यहाँ पे ना वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे कितना है 1 2 3 2 3 -3 -3 2 -4। तो ये जो a है ना देखो यहाँ पर सेम है। ओके, तो बस हमें यहाँ पर a इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो ये वाली आई है वैल्यू, और b की वैल्यू तो हमें पता है ये वाली है। तो a इनवर्स और b को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और फिर इक्वेट कर देना है तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/67 -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1। ओके, और b की वैल्यू कितनी है वो है -4 2 11। ओके, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 201 -134 67। ओके, और जब आप 67 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और ये इधर क्या था लेफ्ट हैंड साइड में x था। ओके, तो x की वैल्यू क्या होती है x y z वेरिएबल मैट्रिक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई -2 और z की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उसमें हमें एक कर्व की इक्वेशन दी है 4x² + y² = 36, और इस कर्व के द्वारा जितना भी रीजन बाउंड होता है उसका एरिया हमें निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके,
तो सबसे पहले तो ये कर्व पता लगाते हैं कि किस चीज़ की कर्व है। तो देखो 4x², तो जो इक्वल टू में 36 है ना, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, प्लस y² डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 1, और ये कितना हो जाएगा 4x² डिवाइडेड बाई 36 प्लस y² डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 1। ये कट जाएगा कितने बार में, 9 टाइम्स, ठीक है। तो x² इक्वल टू, इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख लूँ, प्लस y², और ये 36 है तो उसको मैं 6 का स्क्वायर लिख लूँगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ पे जो b है वो ग्रेटर देन है a से, इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो लाई कर रहा है ऑन y एक्सिस, ठीक है। ये किस चीज़ की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ओके। तो देखो ये जो एलिप्स है इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये x है और ये y है, तो इसका जो मेजर एक्सिस है ना वो y एक्सिस पर लाई करेगा, यानी इसका बनेगा ऐसा, ठीक है। ये होगा a, ये होगा a डैश, इसको बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है। और ये होगा b और ये होगा b डैश, ओके। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें, तो इसका कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा 3,0, इसका हो जाएगा -3,0, ये हो जाएगा 0,6 और ये हो जाएगा 0,-6। तो हमें इसका एरिया निकालना है, पूरे का निकालना है, ठीक है। इस पूरे का एरिया हमें निकालना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, हम सिर्फ इसका एरिया निकालेंगे। तो लेट करो कि ये ए है, ओके। तो एरिया ऑफ एलिप्स कितना हो जाएगा, अगर मान लो ये एरिया ए आया है तो हमें तो पूरा चाहिए था ना, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए, 4। और ये ए कैसे निकालेंगे, तो ए देखो हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 to, और ये x की वैल्यू कितनी है 3, और y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस √36 माइनस 4x²। तो यहाँ से हम ना 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस x², और 4 को हम रूट से बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 √9 माइनस x², ओके। ये y की वैल्यू आ गई, तो ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना है 2 √9 माइनस x²। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो आपने प्लस माइनस यहाँ पे दोनों क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि जो हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला लिखा है, ओके। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4, अब ये 2 है ना, इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 to 3, और इस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस x², ओके। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो देखो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी x/2 √9 माइनस x² प्लस a²/2, तो a यहाँ पे 3 है तो 9/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी है 3, ओके। और ये हो जाएगा फ्रॉम 0 to 3। अब इसको सॉल्व कर देना है हमें, ये 8 है, अब यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, 3 पुट करना है, ठीक है। तो इसमें आप 3 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स, और जब यहाँ 3 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ओके। माइनस 0 पुट करोगे यहाँ पे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस, अब ये 0 यहाँ पुट करोगे यहाँ पे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ओके। तो इसका आंसर कितना आ गया 8, और यहाँ पे कितना मिला हमें 9/2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, ओके। तो ये देखो नीचे तो 4 हो गया ना, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया into 9 पाई, तो आंसर कितना आ गया 18 पाई स्क्वायर यूनिट, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो एलिप्स था इस पूरे का एरिया कितना आ गया 18 पाई स्क्वायर यूनिट, ओके।
एरिया कितना आ गया 18 पाई स्क्वायर यूनिट। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हमें फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, जो कि ड्रॉ किया गया है इस पॉइंट से इस लाइन पे। ओके, तो देखो सपोज कर लो ये पॉइंट P है, तो हमने यहाँ P लिखा और P का कोऑर्डिनेट है 2, 3, -8 और एक लाइन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन कितनी है 4 - x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y/6 इक्वल टू 1 - z/3। ओके, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें इसी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज ये पॉइंट M है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, z1। ओके, तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें गिवन है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, x - 4 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू y/6 इक्वल टू z - 1/- 3। ओके, तो ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो ये जो पॉइंट है M, ये इस लाइन पे लाई कर रही है। तो जब इस लाइन पे लाई कर रही है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है ये वाली, इसको सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो ये पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो इस लाइन में x, y, z की वैल्यू जो भी है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है x1, तो ये हो जाएगा x1 - 4 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है y1/6, z की वैल्यू कितनी है z1 - 1/3। ओके, तो इसको लैम्डा मान लो। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई -2 लैम्डा प्लस 4, और y1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 लैम्डा, और z1 की वैल्यू कितनी आ गई -3 लैम्डा प्लस 1। ओके, तो अभी जो हमने m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं वो लैम्डा के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब वो कैसे करेंगे, देखो ये x1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -2 लैम्डा प्लस 4, और y1 की वैल्यू 6 लैम्डा, और z1 की वैल्यू -3 लैम्डा प्लस 1। ओके, तो इस लाइन का PM का, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PM। ठीक है, तो वो कितना होगा, देखो x2 - x1 कितना हो जाएगा -2। देखो x2 तो हमारा -2 लैम्डा प्लस 4 है, तो -2 लैम्डा प्लस 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 है। ओके, और y2 - y1 तो 6 लैम्डा -3 हो जाएगा, और z2 - z1 तो z2 कितना है हमारा -3 लैम्डा प्लस 1 और -z1, तो ये हो जाएगा +8। ओके, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया -2 लैम्डा प्लस 2, और ये कितना हो गया 6 लैम्डा -3, और ये कितना हो गया -3 लैम्डा प्लस 9। ओके, तो लेट सपोज डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है ना, ये B वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना था, इस लाइन का, इसको मान लो आप B1, इसको मान लो आप B2, तो इसका कितना है -2 i कैप प्लस 6 j कैप -3 k कैप। अब ये दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में ये, तो कितना हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 लैम्डा -3। ओके, फिर -3 मल्टीप्लाई -3 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 4 लैम्डा -4 प्लस 36 लैम्डा -18
प्लस 9 लैम्डा माइनस 27 इक्वल टू 0। तो देखो ये 4 लैम्डा और ये 36 लैम्डा 40 हो गया, 40 लैम्डा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 9 लैम्डा भी है, तो कितना हो जाएगा 49 लैम्डा हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 49 लैम्डा। और ये -4 और ये -18 और ये -27 कितना हो जाएगा -49। ओके, इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो जो लैम्डा की वैल्यू 1 आई वो इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो हमें x1 y1 z1 की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलो अब पुट करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है -2 लैम्डा प्लस 4, तो -2 और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा 6। और z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 लैम्डा की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू -2। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज x1 की वैल्यू कितनी आई 2 और y1 की वैल्यू 6 और z1 की वैल्यू -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं और क्या पूछा इन्होंने। देखो यहाँ पे फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द लाइन, मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये भी कैलकुलेट करना है। तो देखो ये पॉइंट तो हमें पता है ना, ये है, और ये पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, वही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा d इक्वल टू √। तो देखो ये जो m था इसका हमने क्या कोऑर्डिनेट्स निकाला 2 6 -2। ओके, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 0 हो गया का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 3 हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस -2 और +8 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये तो 9 हो गया और ये 36 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 45। तो 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 5, और 9 को हम बाहर ले लेंगे तो 3√5 इसका आंसर हो जाएगा। d इक्वल टू 3√5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो जो और पार्ट है उसमें हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टू लाइंस L1, और जो L1 है वो पास कर रहा है इस पॉइंट से और पैरेलल है इस लाइन के, और L2 की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है d इक्वल टू मॉड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमें सबसे पहले b1 b2 a2 a1 निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ना इसको सॉल्व करते हैं। r वेक्टर कितना है i कैप प्लस j कैप -2 k कैप। ओके, प्लस म्यू कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 0 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। ओके, तो ये क्या हो गया a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। तो इसको हम a2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई i प्लस j -2 k कैप, एंड b2 की वैल्यू कितनी आ गई 2j माइनस k कैप। ओके, और अब हमें पता करना है b1 और a1, ठीक है। तो a1 तो हमें पता है, ये पासिंग पॉइंट गिवन है ना, ये पासिंग पॉइंट हमें गिवन है, तो ये a1 ही तो गिवन है। a1 कितना आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओके, और b1 कितना आ जाएगा, एंड b1 कितना आ जाएगा, देखो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा ये वही तो उसका भी होगा, ठीक है। तो i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो अब सबसे पहले ना हम b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप
और B1 का XYZ कोफिशिएंट कितना है, B1 ये रहा, तो ये है 1 1 3, और B2 किधर है, B2 का ये रहा, तो कितना हो जाएगा 0 2 -1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 -6 -j -1, ओके, प्लस k कैप, और ये हो जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -7 i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप, ओके। ये हमने क्या निकाल दिया, B1 क्रॉस B2। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा B1 क्रॉस B2 का, देखो ये हो जाएगा अंडर -7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 54। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3√6, ओके। अब हमें निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, देखो A2 किधर है, A2 ये रहा, और A1 ये रहा, तो A2 माइनस A1 निकालना है, तो 1 -2, तो माइनस i कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 j कैप, -2 और -1, तो -3 k कैप हो जाएगा, ओके। अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1। तो B1 क्रॉस B2 कितना निकाला हमने, देखो ये है, तो ये -7i प्लस j कैप प्लस 2 k कैप, डॉट डॉट ब्रैकेट A2 माइनस A1 कितना निकाला है हमने, -i कैप प्लस 2 j कैप -3 k कैप, ओके। तो इसको जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 -6, तो ये कितना हो गया 9 -6, ये हो गया 3। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, वो हमने निकाला कितना आया 3 आया, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल रखा है, वो कितना है 3√6, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/√6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर है 35, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, हमें z गिवन है और उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ओके, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, और ये हमारे कंस्ट्रेंट्स है। तो सबसे पहले हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 12, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 12 का, तो ये कितना हो जाएगा x/12 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1, तो x इंटरसेप्ट कितना है 12, तो सपोज करो ये 12 है, 12,0, और y इंटरसेप्ट कितना है 6, तो ये हो जाएगा 0,6। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ओके। और दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x बाई कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, प्लस y बाई 12 हो जाएगा इक्वल टू 1, तो x इंटरसेप्ट कितना है 6, तो सपोज करो ये 6 है, तो 6,0, और y कितना है 12, तो सपोज करो ये 12 है, तो ये 12 0,12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ओके। तो ये किसका ग्राफ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 का, और ये किसका है x प्लस 2y इक्वल टू 12, ओके। तो अब देखो एक लास्ट बची हुई है हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, तो ये कितना हो जाएगा x/5 प्लस y/4 इक्वल टू 1, ओके। तो x इंटरसेप्ट कितना है 5, तो सपोज करो ये 5 है, तो हो जाएगा 5,0, और y इंटरसेप्ट 4 है, तो हो जाएगा 0,4। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा,
कुछ इस प्रकार से। ओके, तो अब देखो इसका सबसे पहले ना फिजिबल रीजन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो इसमें आप 0 0 पुट करोगे, इसमें आप 0 0 पुट करोगे तो हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये तो सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 12 किधर है, x प्लस 2y इक्वल टू 12 वाली है। तो ये जो इसका सॉल्यूशन होगा ना वो टुवार्ड्स ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन है इस तरफ। ठीक है, अब जब इसमें 0 पुट करोगे इस वाले में तो आपको मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 का ग्राफ कौन सा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 का ग्राफ ये वाला है। और ये किसका ग्राफ था, ये वाला, ये तो इसका है। और ये था 4x प्लस 5y इक्वल टू 20 का। ठीक है, तो इसका जो हमने निकाला अभी सॉल्यूशन वो ट्रू आ रहा था, तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब इस तरफ। ओके, अब देखो इसका करते हैं। तो यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, जो कि ये फॉल्स है। तो फॉल्स मतलब 0 की तरफ नहीं होगा इसका सॉल्यूशन, इसका ऊपर होगा। ठीक है, तो इस लाइन का सॉल्यूशन नीचे आ रहा है, इसका भी नीचे और इसका ऊपर, और हमें एक्स वाई भी गिवन था, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कौन सा हो जाएगा हमारा फिजिबल रीजन, ये वाला। ठीक है, ये सारा हो जाएगा। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट सपोज कर लो, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी और ये ई। तो देखो ये जो ई पॉइंट है ना वो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 4,4 आ जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट और हमारा जो जेड था वो कितना था, 60x प्लस 40y। सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट ए वो कितना है 0,6, बी का कितना है 0,4 और सी का कितना है 5,0 और डी का कितना है 6,0 और ई का कितना है 4,4। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आप जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी ये, देखो x तो 0 पुट कर दो यहाँ पे और y 6 है, तो ये हो जाएगा 240। ओके, और ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 360 और 4 करोगे तो ये हो जाएगा 400। ओके, तो हमें तो मैक्सिमाइज करना था ना, देखो हमें मैक्सिमाइज करना था जेड को। तो यहाँ पे जेड की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जेड इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट ई 4,4। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। ओके, तो अब देखो हमने सेक्शन डी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब सेक्शन हमारा ई बचता है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 36 है ये बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक है। ओके, तो ये क्वेश्चन रिलेशन से आया हुआ है। जो एल है ना वो एक सेट है लाइंस का, ठीक है, ऑन द रेलवे ट्रैक। ओके, और एक हमें रिलेशन डिफाइंड है L1, L2 such that L1 is parallel to L2। ओके, तो अब देखो हमें ना आर सिमेट्रिक है या नहीं ये पता लगाना है, और सेकंड में ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिमेट्रिक जैसे मान लो A, B ये रिलेशन में है, तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, वो सिमेट्रिक होता है। इफ L1 इज पैरेलल
टू L2, हमने कोई दो लाइन ले ली, ठीक है। और यदि L1 पैरेलल है L2 के, देन L2 भी पैरेलल होना चाहिए L1 के। ओके, तो ये चेक करो, ये तो है, ये है कि नहीं, ये चेक करते हैं। देखो, मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक है। ये तो पैरेलल है, गिवन है आपको कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। तो अगर ये इसके पैरेलल तो L2 भी L1 के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर L1, L2 अगर ये रिलेशन में है, इसका मतलब L1 पैरेलल है L2 के, देन L2 भी पैरेलल होगा L1 के, मतलब ये भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो R है वो आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब देखो जो सेकंड है, अब पता लगाना है कि R ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए A, B रिलेशन में है, ठीक है, इफ एंड B, C भी रिलेशन में है, ठीक है, देन A, C भी होना चाहिए, ठीक है, वो ट्रांजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे L1 पैरेलल है L2 के एंड L2 पैरेलल है L3 के, ठीक है, देन L1 जो है ना वो पैरेलल होना चाहिए L3 के। तो अभी चेक करो, ये देखो, ये मान लो L1 है और ये पैरेलल है किसके, L2 के, तो ये रहा L2, और जो L2 है ना वो पैरेलल है L3 के। ओके, तो अब मुझे बताओ कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब L1, L2 एंड L2, L3 ये बिलोंग करते रिलेशन में, देन जो L1, L3 है वो भी रिलेशन में बिलोंग करता है। ओके, तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। और अगर आप इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो वो भी होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप में पैरेलल जरूर होती है, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो ये जो रिलेशन है एक्चुअली ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, पर हमें उतना फाइंड आउट नहीं करना था, हमें सिर्फ सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना था। अब देखो एक और थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है, इसमें हमें सारे लाइंस बताने हैं जो इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है, हमें सेट निकालना है सारे लाइंस का जो इस लाइन से रिलेटेड हो। ओके, तो ये कितना है, y इक्वल टू में 3x प्लस 2, तो कंपेयर कर लो y इक्वल टू में mx प्लस c से, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, यानी स्लोप कितना आ गया, 3। तो हमें ऐसे लाइंस लिखने हैं जिसका स्लोप 3 हो, तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू में 3x प्लस c, कॉन्स्टेंट को बस चेंज कर दो, और वहाँ वेयर c क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये आप ये आंसर लिख दोगे। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ c हमें अलग अलग इक्वेशन मिलेगी लाइन की, पर जितनी भी हमें इक्वेशन मिलेगी लाइन की उसका स्लोप 3 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ओके, तो अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का और पार्ट, इसमें जो रिलेशन हमें गिवन है s इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। ओके, तो हमें बताना है सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया ए बी अगर है रिलेशन में, ठीक है, तो बी ए भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, तो चेक करते हैं हम कि L2 परपेंडिकुलर है L1 के या नहीं। तो जैसे मान लो ये आपका L1 है और ये है L2, तो ये L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है, तो L2 भी तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो L1, L2 अगर बिलोंग करता है तो देन L2, L1 भी बिलोंग करेगा, मीन्स वो परपेंडिकुलर भी होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, R जो है वो सिमेट्रिक है। ओके, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है,
हमने सिमेट्रिक चेक कर लिया, अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो देन ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखो इफ़ L1 परपेंडिकुलर है L2 के एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 के, देन L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L3 के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मान लो ये लाइन L1 है और ये परपेंडिकुलर है L2 के, मान लो ये लाइन L2 है और जो L2 है वो परपेंडिकुलर है L3 के, तो ये मान लो L3 है। ठीक है, तो ये L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के। ओके, तो अब ये चेक करो कि L1 परपेंडिकुलर है L3 के, L1 ये रहा और L3 ये रहा, परपेंडिकुलर कहाँ है, वो तो पैरेलल है। ठीक है, तो यानी कि L1 कॉमा L2 अगर परपेंडिकुलर हैं और L2 कॉमा L3 भी परपेंडिकुलर हैं, देन L1 कॉमा L3 परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, बट ये सिमेट्रिक था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें हमें एक देखो ये कार्ड है। ठीक है, विजिटिंग कार्ड बोल रखा है इन्होंने, विजिटिंग कार्ड है ये, और इसके अंदर एक प्रिंटेड मैटर है। ठीक है, और इसका जो एरिया है ना वो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये एरिया किसका है, ये अंदर वाले का यानी इसका है, ये जो प्रिंटेड मैटर है ना इसका एरिया है। ओके, तो इसकी लेंथ कितनी है, ये देखो ये x है और ये y है, तो एरिया कितना आ गया x इंटू वाई, और ये कितना गिवन है 24। ओके, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 24/x। अब इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो है ना लेंथ, ये 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, और ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, और जो बाकी के ऊपर टॉप के 1 सेंटीमीटर है और बॉटम के भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा इस विजिटिंग कार्ड का, ठीक है, उसको आप a मान लो। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, मान लो a इंटू बी। हमने लेट कर लिया कि विजिटिंग कार्ड का जो लेंथ है वो a है और जो ब्रेथ है वो b है। ओके, तो a इंटू बी कर दिया। अब a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a कितना आ जाएगा, देखो 1.5 इधर से और 1.5 इधर से, ये वाला 1.5 और ये वाला 1.5, और बीच में x है, तो 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3, और ये x+3 हो गया, तो x+3 और b निकालो ब्रेथ, तो ये ऊपर 1 और ये नीचे 1, ये देखो 1 और ये 1 2 हो गया, और ये डिस्टेंस y है, तो ये कितना हो गया y+2 हो गया। अब जो यहाँ पे एरिया आ रहा है ना वो इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल आ रहा है, पर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ओनली 1 वेरिएबल। तो हमने ये जो इक्वेशन 1 है ना मानी है ना, इसी की हेल्प से एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो x+3, y की वैल्यू कितनी है 24/x+2। ओके, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे इसको, तो आपको मिल जाएगा 2x² + 15x + 36 डिवाइडेड बाई x। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। एरिया हमें एक्सप्रेस करना था ना इन टर्म्स ऑफ x, तो हमने कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर लिख लो, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x + 15 और x मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये जो नीचे x है ना उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 और ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और नीचे कितना हो जाएगा x², क्योंकि हमने यहाँ पे कोशेंट रूल लगाया है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये 2 बाहर आ जाएगा
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस x² माइनस 15x माइनस 36 डिवाइडेड बाई x²। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो मेरे पास 2 यहाँ बचा और ये 2x² है, और इधर क्या बचा मेरे पास माइनस x², और इधर बचा माइनस का 36 डिवाइडेड बाई x²। ओके, तो ये 2 हो गया और ये एक x² हो गया, और डिवाइड भी मैंने कर दिया नीचे से, ठीक है। तो ये 1 हो गया माइनस 36 अपॉन x² हो गया। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मिनिमा हम 0 पुट कर लेंगे dA/dx को, ठीक है। तो जब 0 पुट करेंगे हमें यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, प्लस माइनस 6, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई थी हमारी, ये किसकी वैल्यू थी, dA/dx की, ठीक है। तो अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 2 तो बाहर है, ये 0 हो जाएगा, माइनस और ये -2 आएगा इंटू 36 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 36 अपॉन x³, ठीक है। अब पुट कर दो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, x की वैल्यू हम सबसे पहले 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 36 अपॉन 216, ठीक है। इसको काट दो आप तो कितना बचेगा यहाँ पे 6, तो कितना आ गया 4/6 जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब x = 6 जो है ना वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। और जब आप d2a/dx² -6 पे कैलकुलेट करोगे तो ये आपको नेगेटिव में वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब जो x = -6 है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। तो हमें ना डायमेंशन कैलकुलेट करना था, ये देखो डायमेंशन कैलकुलेट करना था मिनिमम एरिया के लिए। तो मिनिमम एरिया कब मिलेगा हमें, तो हमें एरिया मिनिमम मिलेगा x = 6 पे, ठीक है। तो ये y = हमने 24/x निकाली थी ना, तो ये यहाँ पे पुट कर दो। तो 24/x की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना आ गया 4। तो y कितना आ गया 4 और x कितना आ गया 6, ठीक है। तो अब जो a हमने कैलकुलेट किया था b, a हमने कितना कैलकुलेट किया था x + 3 और b कितना किया था y + 2। तो x की वैल्यू कितनी आई है 6, तो ये 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। और b कितना हो जाएगा, y कितना है 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, वो प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। अ डिपार्टमेंटल स्टोर सेंड्स बिल टू चार्ज इट्स कस्टमर ऑन अ मंथ, पास्ट एक्सपीरियंस सो दैट 70% ऑफ इट्स कस्टमर्स पे देयर फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम। The store also found that the customer who pay the bill in time has the probability of 0.8 of paying in next month, and the customer who does not pay in time has probability of 0.4 of paying in time next month। तो हमें इन सब की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये 70% है ना, वो प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर अपना फर्स्ट मंथ का बिल पे कर देते हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। E1 क्या है, जो पे कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट मंथ बिल। और जो E2 है वो नहीं करते, नोट पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी आ जाएगी 70% है, यानी 7/10 हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट की कितनी हो जाएगी 1 - 7/10, तो कितना आ जाएगा 3/10, ओके। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। सेकंड देखो हमें ये निकालना है, और ए क्या है, डिनोट्स इवेंट ऑफ कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल इन टाइम, ठीक है। तो जो ये वैल्यू गिवन है ना हमें, देखो ये 0.8 ये वैल्यू गिवन है हमें इसकी, ए गिवन दैट E1, मतलब यदि हमें पता है कि कस्टमर फर्स्ट मंथ का बिल पे कर देते हैं तो नेक्स्ट मंथ का बिल पे करने का प्रोबेबिलिटी 0.8 है, ठीक है, यानी ये 0.8 है।
और दूसरा वाला क्या है, जो नहीं करते हैं वो 0.4 है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मंथ का बिल पेमेंट नहीं करते हैं उनका प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ओके, ये भी कैलकुलेट कर दिया, तो गिवन ही था। अब देखो थर्ड करते हैं। इसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल इन टाइम। तो सेकंड मंथ बिल इन टाइम वो तो ए है, तो पी ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पी ऑफ E1 इंटू पी ए गिवन दैट E1, ठीक है, प्लस पी E2 मल्टीप्लाई पी ए गिवन दैट E2। ओके, तो P1 तो हमने निकाला है ना, 7/10 है, इंटू ये 8/10 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लस P2 3/10 है, इंटू और इसकी वैल्यू 4/10 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 56 प्लस 12/100, तो ये कितना आ जाएगा, 68/100। इसको जब आप काटोगे तो ये हो जाएगा 17/25। ठीक है, ये 25 है। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। इसका कैसे निकालेंगे, इसमें हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम। ठीक है, वो E1 था और गिवन दैट कि कस्टमर हैज़ पेड द सेकंड मंथ बिल इन टाइम, तो ये ए है, इसकी निकालनी है हमें। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो बेस थ्योरम का है। ठीक है, और ये था टोटल प्रोबेबिलिटी का, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, इसका क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कितना आएगा, पी ऑफ E1 पी ऑफ ए गिवन दैट E1। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, पी E1 मल्टीप्लाई पी ए ऑब्लिक E1 प्लस पी E2 मल्टीप्लाई पी ए ऑब्लिक E2। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 7/10 है, इंटू और ये 8/10 है, डिवाइडेड बाई, और इन सब की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। वो कितनी आ रही थी, देखो इतनी आ रही थी, 68/100। तो ऊपर कितना हो गया, इस 100 से 100 काट दो तो 56 ऊपर है और नीचे 68 है, तो कितना आ जाएगा 14/17। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ओके, तो हमने क्लास 12th के CBSE बोर्ड एग्ज़ाम का सारा क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।